नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड ऑफ नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक इस केस से रिलेटेड है, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय एलियास पांडव राय। और इस केस को डिसाइड करने वाले जजेज हैं, ये 2 जजेज बेंच के द्वारा केस को डिसाइड किया गया है, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हिमा कोहली। और ये केस इस समय न्यूज़ में क्यों है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इशू है, इस केस में जो इशू जो डिसाइड किया गया है, ये सोशली भी बहुत रेलिवेंट है और लीगली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये केस इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसमें 2 फिंगर टेस्ट की बात की गई है। और 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है? 2 finger test is a test which involves a medical practitioner inserting 2 fingers into the vagina of a rape survivor in an attempt to determine if the hymen is broken as well as to test the laxity of vagina। तो इस टेस्ट के द्वारा जो है चेक किया जाता है कि विमेन जो है रेप्ड है कि नहीं है। एक तरीके का रेप का टेस्ट है ये। और इसमें डॉक्टर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो अपने 2 फिंगर को इंसर्ट करते हैं वेजाइना में और ये चेक करते हैं कि हाइमन ब्रोकन है कि नहीं, और उसके जो लैक्सिटी ऑफ वेजाइना है चेक की जाती है। तो इस केस के हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं कि इस केस के क्या फैक्ट्स थे, क्योंकि उसी के बाद ही जो है हम जान पाएंगे कि इसमें इशू क्या है और क्यों इसको जो है इम्पॉर्टेंट माना गया। तो इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि ये केस जो है 2004 का केस है। इसमें एक लड़की होती है जो गांव में अपने घर में झाड़ू लगा रही होती है, और एक जो है एक्यूज पर्सन आता है, और वो मतलब जो इसमें कन्विक्टेड आता है, जो पर्सन जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो आता है और वो उस लड़की का रेप कर देता है, क्योंकि उस टाइम उस घर में और उस लड़की के साथ कोई नहीं होता है, सब लोग घर के बाहर होते हैं। तो वो उसका रेप कर देता है और उसको जो है ये थ्रेटन करता है, धमकी देता है कि इस बारे में वो किसी को ना बताए। लेकिन वो लड़की जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है बचाओ बचाओ। तो वो जो रेपिस्ट है वो क्या करता है कि उसको केरोसिन डाल के उसको जला देता है। और जैसे ही वो चिल्लाती है बचाओ बचाओ, और ये सारा इंसिडेंट होने के बाद जो आसपास के लोग हैं और जो उसके रिश्तेदार हैं रिलेटिव, वो दौड़ के आते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। और इस केस में ये है कि उसको बहुत ही फैटल बर्न इंजरी हुई, और जिसकी वजह से वो कुछ दिन इलाज करने के बाद वो उसकी डेथ हो गई। तो ये इस केस का फैक्ट्स थे। आइए अब देखते हैं कि इस केस में इशू क्या है। तो इस केस में जो है 2 फिंगर टेस्ट किया गया था इस वीमेन का, जो अभी डिसीज्ड हो गई है, जिसकी डेथ हुई है, रेप्ड वीमेन का। तो उसमें ये 2 फिंगर टेस्ट में ये पाया गया कि ये लड़की जो है हैबिचुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स करती थी, और 2 फिंगर टेस्ट जो है उसमें क्वालिफाई हो गया। तो इसमें ये इशू बना, वेदर अ वीमेन इज हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स और हैबिचुअल टू सेक्सुअल इंटरकोर्स इज इरेलीवेंट फॉर द पर्पजेज ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑफेंस ऑफ रेप। तो क्या हैबिचुअल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स लेडी है, जो वीमेन है, क्या उसके साथ रेप करना रेप नहीं कहलाएगा? तो ये इस केस में जो है डिसाइड करना था। वेदर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर केस। तो इस केस में सेक्शन 375 आईपीसी के बेसिक एलिमेंट्स कवर हुए हैं कि नहीं हुए, ये भी इसमें चेक करना था। तो हम देखते हैं इस केस में एक्चुअली क्या हुआ था कि सारी गवाहियों के बाद, सारे जो है एविडेंस देखने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने इसमें जो रेप 10 रेपिस्ट है years rigorous उसको जो है imprisonment in रिगोरस इम्प्रिजनमेंट 376। फॉर लाइफ दे दिया था 302 में। एंड और जब इसको जो है अपील किया गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में इसको जो है एक्विट कर दिया गया। और फिर से जब इसको अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इसको फिर से सज़ा दे दी। जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का, जो डिसीजन था, उसको रिबट करके फिर से जो है इसको कन्विक्ट कर दिया। और उसके साथ साथ जो है ये ऑब्जर्वेशन और रिमार्क भी दिया, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं क्या रिमार्क दिया जो है सुप्रीम कोर्ट ने।
द मेडिकल बोर्ड कंडक्टेड व्हाट इज नोन एज द टू फिंगर टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर शी वाज हैबिचुएट टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो टू फिंगर टेस्ट जो मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया गया है, ये जो है ये बताता है कि हैबिचुएट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता आया है उस लेडी के साथ कि नहीं। तो इस कोर्ट में जो है दिस कोर्ट हैज टाइम एंड अगेन डेप्रिसिएटेड द यूज ऑफ दिस रिग्रेसिव एंड इन्वेजिव टेस्ट इन केसेस अलेजिंग रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट। तो दिस सो कॉल्ड टेस्ट हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस एंड नाइदर प्रूफ्स नॉट डिसप्रूव्स एलिगेशन ऑफ रेप। तो इस कोर्ट ने जो है बार बार जो है ये बताया है कि इस तरीके का जो टेस्ट है ये रिग्रेसिव है एंड इन्वेजिव है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है और नेगेटिव है, बहुत ही गलत है सेक्सुअल असॉल्ट हुई लेडी के साथ और जिसके साथ रेप हुआ है उसके साथ। और इस तरीके के टेस्ट का कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है, कोई भी बेस नहीं है। और ये इस टेस्ट से ये भी नहीं पता लगता कि इस लड़की के साथ रेप हुआ भी है कि नहीं हुआ। उल्टा ये जो है फिर से उस लेडी को, जो रेप्ड विमेन है, उसके साथ उसको फिर से विक्टिम बना देता है और फिर से एक जो है ट्रॉमेटाइज करता है। और ये साथ ही साथ उसकी डिग्निटी को हार्म करने वाली टेस्ट जो है माना गया है इसको। द टू फिंगर टेस्ट और प्री वेजिनम टेस्ट मस्ट नॉट बी कंडक्टेड। तो इस कोर्ट ने जो है साफ साफ जो है ये कहा है कि इस तरीके के टेस्ट को कंडक्ट नहीं किया जाना चाहिए। द प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ वीमेंस टेस्टिमनी डज नॉट डिपेंड ऑन हर सेक्सुअल हिस्ट्री। तो उस किसी लेडी का जो है सेक्सुअल हिस्ट्री रहा हो या ना रहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई जो है रेप करता है तो वो रेप कहलाएगा। इट इज़ पैट्रियार्चल एंड सेक्सिस्ट टू सजेस्ट दैट अ वुमन कैन नॉट बी बिलीव्ड व्हेन शी स्टेट्स दैट शी वाज सेक्सुअली एक्टिव। तो सेक्सुअली एक्टिव विमेन लेडी के साथ भी रेप अगर होता है तो वो रेप ही कहलाएगा। बैन टू फिंगर टेस्ट ऑन रेप विक्टिम्स फोर्थविथ। तो इसके साथ और भी कई जो कोर्ट हैं, जो स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने भी इस टेस्ट को ऊपर कमेंट किया है, इस टेस्ट को बैन करने का डायरेक्शन दिया है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट को जो है इस टेस्ट को बैन करने का आदेश डायरेक्शन दिया हुआ है। डिग्रेडिंग एंड अनसाइंटिफिक टू फिंगर टेस्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट आस्क्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू स्ट्रिक्टली फॉलो गाइडलाइंस अगेंस्ट इट। शक्ति मिल्स रेप केस। तो शक्ति मिल्स रेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया था और उस पर जो है इस टेस्ट के ऊपर जो है उसने कमेंट किया था कि इस तरीके का टेस्ट डिग्रेडिंग है और अनसाइंटिफिक है। टू फिंगर टेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज वायलेटिव ऑफ वुमेन्स राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी। गुजरात हाई कोर्ट ने भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वायलेटिव ऑफ वुमेन्स राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी बताया है। और राइट टू प्राइवेसी को जो है अभी एक केस में केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट बताया है। तो इस तरीके का टेस्ट जो है एक फंडामेंटल राइट को भी वायलेट करता है। और दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबको राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर का राइट देता है और इस तरीके के टेस्ट जो है डिग्निटी को हार्म पहुंचाते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया था कि इस तरीके के टेस्ट को बैन कर दिया जाए। तो इस तरीके के टेस्ट को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। और दूसरा लिलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जो है, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस टेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया हुआ है और साथ ही साथ गाइडलाइन भी दी थी और वही गाइडलाइन जो है फिर से एक बार दोहराई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो गाइडलाइंस फॉर्मुलेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मस्ट बी सर्कुलेटेड टू ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ये गाइडलाइन जो बैन टू फिंगर टेस्ट है, इस टेस्ट को जो है हर गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है सर्कुलेट किया जाए कि इस तरीके का टेस्ट जो है नहीं किया जाना चाहिए। कंडक्ट वर्कशॉप फॉर हेल्थ प्रोवाइडर टू कम्युनिकेट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर एग्जामिनिंग सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो इस टेस्ट के अलावा और भी जो दूसरे तरीके हैं, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर हैं, उसका यूज़ किया जाए ये डिटरमाइन करने के लिए कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ। रिव्यू क्यूरिकुलम इन मेडिकल स्कूल सो दैट टू फिंगर इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन देयर सिलेबस। तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं एमबीबीएस की पढ़ाई में टू फिंगर टेस्ट को जो है हटाया जाए, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों।
अब हम देखते हैं कि सेक्शन 375 क्या है, क्योंकि हमारा जो दूसरा इशू है वो इसी से रिलेटेड है। हमारा पहला इशू जो है, इसमें इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैबिजुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स है। जो होता है, जैसे अगर कोई गर्ल है वो हैबिचुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ जो टू फिंगर टेस्ट किया गया तो वो टू फिंगर टेस्ट जो है क्वालिफाई हो गया और उसका रेप नहीं हुआ, मतलब रेप में वो काउंट नहीं की गई। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अगर कोई हैबिचुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स लेडी है, अगर उसके साथ भी रेप होता है तो वो भी रेप में ही काउंट किया जाएगा। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया है। और दूसरा, वेदर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 375 और आईपीसी आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर केस, इन दिस केस, तो ये देखना था जो है सुप्रीम कोर्ट को। तो हम देखते हैं सेक्शन 375 के बेसिक एलिमेंट्स क्या है, या और कोई जो है इसके बेसिक एलिमेंट में कवर होता है कि नहीं हमारे फैक्ट्स जो इस केस से रिलेटेड है। 375 आईपीसी रेप क्या होता है, आइए देखते हैं। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप who, except in the cases hereinafter accepted, has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of six following description। तो अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, एक आदमी ने रेप किया है, ये कब कहा जाता है, जब वो जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विमेन के साथ, और वो उस तरीके का जो है सरकमस्टांस, इन 6 सरकमस्टांसेस में अगर वो फॉल नहीं करेगा तो वो रेप में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये 6 पॉइंट्स जो हैं, अगर इसमें फॉल कर जाता है तो वो रेप में काउंट किया जाएगा। और दूसरे ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, मतलब एक आदमी ही रेप कर सकता है, एक विमेन रेप नहीं कर सकती इंडियन सोसाइटी में, इंडियन लॉज में। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके के ये जो 6 सर्कमस्टांसेस हैं इनको बताया गया है। तो अगर कोई मैन किसी वीमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अगेंस्ट हर विल, तो वो रेप कहलाएगा। विदाउट हर कंसेंट भी रेप कहलाएगा। विद हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन होम शी इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट, और अगर गलत तरीके से उसकी सहमति ली गई है वीमेन की सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, तो वो भी जो है रेप में काउंट किया जाएगा। Fourthly, with her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married। तो अगर कोई मैन है, वो उसका हस्बैंड नहीं है, उसे पता है, लेकिन वो फिर भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है अपने आप को और उसका कंसेंट लेकर उसके साथ जो है इंटरकोर्स कर लेता है, तो ये भी जो है रेप में काउंट किया जाएगा। With her consent, when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind or intoxication, or the administration by him by personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent। तो अगर किसी लड़की को जो है दारू पिला के या उसके अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्थिति में या कोई सब्सटेंस ड्रग्स वगैरह दे के अगर उसका कंसेंट लिया जाता है तो वो भी कंसेंट में काउंट नहीं होगा। सिक्सथली, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, अगर वो लड़की 16 ईयर्स के नीचे है तो उसका कंसेंट भी कोई मायने नहीं रखता है। पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस ऑफ रेप। तो पहले क्या था कि 2013 में जे.एस. वर्मा की जो कमेटी आई थी उसमें यह था कि पहले पेनाइल पेनिट्रेशन ही होना चाहिए, तभी रेप कहलाएगा। लेकिन अब जो है किसी भी तरीके का पेनिट्रेशन जो है रेप कहलाता है, और रेप का डेफिनेशन 2013 के बाद जो है ब्रॉड कर दिया गया है। तो अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है जो कि बहुत ही डिबेट होता रहता है हमारे लीगल फील्ड में भी और सोशल फील्ड में भी। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब हस्बैंड जो है अगर अपनी वाइफ के साथ रेप करता है तो वो रेप नहीं कहलाएगा। मैरिटल रेप जो है रेप में कवर नहीं किया गया है। और दूसरा यहाँ पे जो है द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, अगर कोई वाइफ 15 ईयर के नीचे है और कोई रेप कर देता है उसका, तो वो रेप में काउंट किया जाएगा। ये बात इसलिए कह रहा हूँ मैं
क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में जो एज ऑफ मैरिज है वो 18 ईयर्स रखी गई है फीमेल के लिए, लेकिन मुस्लिम में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो एज ऑफ मैरिज है वो एज ऑफ प्यूबर्टी है। जब प्यूबर्टी वो जो है आ जाएगा लेडी का, तो जो है वो मैरिज के लिए जो है कैपेबल हो जाएगी, जो है वो मैरिज के लिए जो है अलाउ हो जाएगी, अलाउ किया जाएगा उसको। तो इसमें क्या होता है कि कई बार जो एज ऑफ प्यूबर्टी है वो 13 ईयर्स 14 ईयर्स में भी आता है। तो क्या 13 ईयर्स 14 ईयर्स की गर्ल्स के साथ जो रेप करना, भले ही वो वाइफ हो मुस्लिम्स में, तो क्या वो भी रेप कहलाएगा? ये एक तरीके का जो है क्वेश्चन है इसमें जो उठता है। इस तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो है मैरिटल रेप में डिस्कस किए जाएंगे। हो सकता है आगे इस पे कोई डिसीजन आए। तो ये जो है सेक्शन 375 के बेसिक एलिमेंट्स थे। हमने 375 के डेफिनेशन पढ़ा। अगर हम इसको अपने फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ मिला के देखें, तो ना तो इस केस में वो लड़की जो थी वो इसकी वाइफ नहीं थी, जो कि इसमें एक्सेप्शन बना हुआ है, इसकी वाइफ भी नहीं थी वो। और दूसरा जो है वो इसमें कवर होता है अगेंस्ट हर विल में एंड विदाउट हर कंसेंट में। तो इस केस में जो है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया वो विदाउट हर कंसेंट था, तो इस वजह से जो है वो रेप में कवर होता है। अच्छा, इस केस के साथ एक और चीज़ जो है मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे कंसेंट की बात की गई है, तो एक और लैंडमार्क केस था जो कि मथुरा केस के नाम से जाना जाता है, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इसमें इस केस में क्या हुआ था कि पैसिव कंसेंट की बात की गई है। अगर कोई लड़की पैसिव कंसेंट दे देती है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, तो क्या वो भी रेप में काउंट होगा कि नहीं होगा? तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें केस के फैक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम केस के फैक्ट्स को एक बार मैं बता देता हूँ आपको कैसे थे। तो इसमें एक लड़की थी जो अपना जो है एफआईआर लिखवाने गई थी मथुरा के एक पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पे क्या होता है कि दो कांस्टेबल होते हैं, तो उस लड़की को जो है वो वहाँ पे रात में बैठा लेते हैं और रात में जो है वो उसके साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। तो जब वो करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो किसी तरीके की रजिस्ट नहीं करती है, तो वो एक तरीके से पैसिव कंसेंट जो है उसका रहता है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि पैसिव कंसेंट का जो रेप होता है, कंसेंट था उसका, भले ही एक्टिव कंसेंट नहीं था, पैसिव कंसेंट था। तो पैसिव कंसेंट में भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, क्या वो भी जो है रेप कैटेगरी में काउंट होगा कि नहीं होगा? ये वहाँ पे जो है क्वेश्चन उठा था। तो उस टाइम जब ये केस हुआ था, ये 1970s की बात है, तो उस टाइम जो है पैसिव कंसेंट को भी कंसेंट का दर्जा दिया गया और इन दोनों जो कांस्टेबल थे इनको जो है बरी कर दिया गया था, इनको रिलीज कर दिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो डोमिनेटिंग कंडीशन में थे, जैसे यहाँ पे वो लड़की अकेली थी रात में पुलिस स्टेशन में, और वो दोनों पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर ही उसके साथ जो है डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, जिससे अगर वो कुछ करती भी तो जो है ये लोग उसको नुकसान पहुंचाते। तो इस डिसीजन का जो मथुरा केस का जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। तो वहाँ पे भी जो है बाद में धीरे धीरे और भी डिसीजंस आए, तो उसमें पैसिव कंसेंट को भी जो है रेप के अंदर काउंट किया गया और वो रेप ही माना गया है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि टू फिंगर टेस्ट से रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि टू फिंगर टेस्ट क्या होता है और ये इतना जो है न्यूज़ में क्यों है और डिस्कस क्यों किया जा रहा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।